नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कोरोना का दायरा फिर बढ़ने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे में 638 नए केस सामने आए हैं। सबसे बुरा हाल राजधानी लखनऊ का है, जहां 232 नए केस सामने आए हैं। लखनऊ में संक्रमण को देखते हुए सभी प्रकार की पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संगीत समारोह पर भी रोक रहेगी। जुलूस और रैली के लिए अनुमति लेनी होगी। उधर कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए बीएचयू को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी में होली की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। अगले आदेश तक केवल ऑनलाइन क्लास ही होंगी। प्रदेश में सार्वजनिक समारोह में 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। एक ओर संक्रमण रफ्तार के साथ बढ़ रहा है, दूसरी ओर पंचायत चुनाव है, होली है, कुंभ है और परीक्षा है। शासन प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी पंचायत चुनाव, होली, कुंभ, परीक्षा हो जाए और संक्रमण भी ना बढ़े। प्रशासन ने इसके लिए क्या किया है? सरकार के पास कोरोना की रफ्तार रोकने का क्या प्लान है? मथुरा की मशहूर होली में क्या इंतजाम है? आज बात इसी पर, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। लौटकर कोरोना मार्च में आया। लॉकडाउन का खतरा फिर मंडराया। पंचायत चुनाव पर संक्रमण का साया। होली की खुमारी पर कोरोना भारी। संभल कर लगाना रंग, कहीं कोरोना न डाल दे भंग। कुंभ की भव्यता पर वायरस की छाया। शिक्षा पर कोरोना भारी। घर रहकर करो परीक्षा की तैयारी। कोरोना संक्रमण एक बार फिर कहर बरपाने लगा है। सार्वजनिक समारोह में 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। यूपी में पंचायत चुनाव आ रहे हैं। परीक्षाओं और होली के त्योहार जैसा बड़ा मौका आ रहा है और कोरोना का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना को मात देने की क्या है सरकार की तैयारी? कल्चरल गैदरिंग और मास गैदरिंग पर क्या कहते हैं विशेषज्ञ? क्या होली का रंग फीका कर देगा कोरोना? एक्सपर्ट्स बताएंगे आपको आपके हर सवाल का जवाब। तो बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। प्रदेश की योगी सरकार कोरोना को लेकर बेहद सतर्क है। सीएम योगी ने कहा कि पर्व और त्योहारों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन बिना स्थानीय प्रशासन की इजाजत के कोई समारोह आयोजित नहीं होगा। तो वहीं केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार को भी बढ़ा दिया है। एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार राज्यों से लगातार एहतियात बरतने की अपील कर रही है। बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय और निजी विद्यालयों में 24 से 31 मार्च तक होली का अवकाश रहेगा। परीक्षाओं के आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। ग्राम पंचायत स्तर और वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारी या कर्मचारी की तैनाती होगी, जो दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की कोरोना जांच सुनिश्चित करेंगे। सीएम ने होली, पंचायत चुनाव के मद्देनजर सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। बिना इजाजत कोई जुलूस या कार्यक्रम नहीं होगा। प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर चौकसी दिखा रही है, तो वहीं केंद्र सरकार ने भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है, तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है, यानी कोरोना से निपटने की तैयारी पूरी है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर डीएस नेगी साहब, डीजी हेल्थ हैं उत्तर प्रदेश के। मेरे साथ सुबोध उनियाल जी जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार। और मेरे साथ डॉक्टर आलोक सिंह साहब जुड़ गए हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी अविनाश भी लखनऊ जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर डीएस नेगी साहब, पहला सवाल आपसे। उत्तर प्रदेश में
पंचायत चुनाव है, फिर परीक्षा भी है और अभी सबसे पहले तो होली है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये लोगों के मन में सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम लोग के यहाँ पे जैसे आपने देखा कि पहले केसेस काफ़ी कम हो गए थे, लेकिन जो और प्रदेशों में जो नंबर ऑफ केसेस बढ़े, जैसे महाराष्ट्र में, केरल में, पंजाब में और मध्य प्रदेश वगैरह में, तो वहाँ से क्योंकि अब होली का त्यौहार भी आ रहा है तो लोग बाग जो है सफ़र करके यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि लोगों में जब नंबर ऑफ़ केसेस थोड़ा कम हो गए, लोग भी थोड़ा ने अपनी तरफ से लापरवाही बरती, मास्क और जो भी सोशल कोविड रिलेटेड बिहेवियर को कम किया, जिसकी वजह से संक्रमण वो फैला। तो इसके लिए हम लोगों ने ये कर रखा है कि जो भी केसेस हमको मिलते हैं, आज जैसे हम लखनऊ में पूरे प्रदेश में 638 केस मिले, जिसमें लखनऊ में 232 केसेस थे। तो हम लोगों ने ये कर रखा है कि जो भी केस अगर हमको मिलता है तो उस केस को मिलने पर हम प्रति केस के हिसाब से हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक केस के ऊपर 25 के करीब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। और पहले हम लोग क्या करते थे कि एंटीजन टेस्टिंग जो उनके कॉन्टैक्ट्स की करते थे, जो लोग एसिम्प्टोमेटिक होते थे। अब हम लोगों ने एहतियात के तौर पे ये डिसाइड किया है कि हम लोग सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबको RT-PCR का टेस्ट करेंगे, क्योंकि RT-PCR की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ क्योंकि होली का त्यौहार आ रहा है, तो त्यौहार में आने पर एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर जो एंटीजन की टेस्टिंग वो करेंगे जी। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने 2 सप्ताह के लिए 13 तारीख से लेकर 27 तारीख तक फोकस्ड सैम्पलिंग की। ये हम लोग दीपावली में भी जब केसेस बढ़ रहे थे, हम लोग ने इस चीज़ को अपनाया था जी। तो उस समय भी हम लोगों ने फोकस सैम्पलिंग करी थी। तो उसमें पूरे प्रदेश में एक पर्टिकुलर ग्रुप को हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आज की तारीख में मजदूरों की करेंगे, आज की तारीख में फल और सब्जी विक्रेताओं करेंगे, मिठाई वालों की करेंगे, रंग का, अब होली का त्यौहार आ रहा है तो जो रंग बेचने वाले हैं उनकी, शराब की दुकान वाले या भांग की दुकान वाले, बीड़ी सिगरेट, या इस तरह से हर एक को एक फोकस सैम्पलिंग, क्योंकि जब इन लोगों से ज़्यादा लोगों का संपर्क होता है तो अगर इनको हम पकड़ लेते हैं कि उसके इन्फेक्टेड हैं, तो इनको हम पॉपुलेशन से हटा देंगे, तो हटाने से जो संक्रमण जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं सर। मेरे साथ सुबोध उनियाल जी भी हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार। सुबोध उनियाल जी, आपसे मैं समझना चाहता हूं, देखिए कुंभ बहुत करीब है और मुश्किल ये है कि कोरोना का वायरस भी तेजी के साथ बढ़ रहा है, कैसे निपटेंगे, क्या योजना है? देखिए, कुंभ को लेकर हम लोग पहले भी सतर्क थे और लगातार जो जिस तरह से हम लोगों ने निर्णय लिया था कि कुंभ में सीमित संख्या रखेंगे और सीमित संख्या के साथ साथ RT-PCR रिपोर्ट के लाने की अनिवार्यता की गई थी। लेकिन जिस तरह से धर्म के प्रति लोगों का एक अटूट श्रद्धा और 12 वर्ष तक जो कुंभ का इंतजार करते हैं लोग, जिनका अपना मन बनाया था कि कुंभ स्नान करना है, तो थोड़ा सा एक इन कारणों से कि लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुँचे, हम लोगों ने इसके लिए थोड़ा सा मैकेनिज्म बदला। लेकिन उसके बाद जिस तरह से देश में ये केसेस बढ़ने शुरू हुए, क्योंकि हमारा राज्य तो ऑलमोस्ट इस समय 0 कोरोना स्थिति में आ रहा था, मुश्किल आखिर 25-30 पूरे स्टेट में नंबर्स पे आ गए थे जी। अब हमें भी चिंता है, कल हमारी स्टेट में संख्या जो है 100 पे पहुंच गई है जी। और इसमें मैं इस बात से निश्चित रूप से वो करता हूँ, जो हमने पूरा का पूरा इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट खोल दिया, और ऐसे में जो 3-4 राज्यों में जो कोरोना की स्थिति बढ़ रही थी, वहाँ से आना जाना लगातार, क्योंकि देहरादून अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उत्तराखंड के लोग संभवतः हिंदुस्तान के हर कोने में है, होटल इंडस्ट्री से लेके IT सेक्टर से लेके तमाम जगह उत्तराखंड के लोग काम करते हैं। तो ये बात भी सही है कि जिस तरह से ये आना जाना खुला और उसके बाद कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत इसकी गति जिस तरह पूरे देश से बड़ी है, खतरा लगा, तो हम लोगों ने
जिस ये तय किया है कि जो भारत सरकार की एसओपी है उसका अभी भारत सरकार का अभी 2 दिन पहले भी पत्र आया है, तो एसओपी का पूरी तरह से अनुपालन व्यवहारिकता की दृष्टि से कराने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि पहला स्नान जो हुआ था उसमें 35 लाख लोगों ने हर की पड़ी में डिप किया, और जो 3 बड़े स्नान हमारे हैं इनमें लगता है कि संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि आने वाले हर व्यक्ति का RT-PCR कराया जाए कि ताकि जो संक्रमित होने से बचा जा सके। जी सुबोध उनियाल जी, तब के मुख्यमंत्री ने कहा था कि नहीं बहुत सख्ती रहेगी और उन्होंने तमाम नियम बनाए थे। अब के मुख्यमंत्री ने, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए हमने इसमें छूट दे दी है, थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है? देखिए नहीं, ऐसा नहीं था। मैं तो उस कैबिनेट में भी मिनिस्टर हूँ और इस कैबिनेट में भी मंत्री हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैबिनेट ने उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि उस समय कोरोना का इस समय एक भय था, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती नजर आ रही थी, और जब स्थिति सामान्य होती नजर आई तो निसंदेह लोकतंत्र में जन भावनाओं का समादर किया जाता है। तो जन भावनाओं का समाधान करने की सोच के साथ और स्थिति को सामान्य होने की गति को देखते हुए हम लोगों ने फिर भी ये निर्णय लिया था कि टेंट नहीं लगेंगे, हम इंडोर में रुकाएंगे ताकि कोई संक्रमित होने की संभावना ना हो। तो इस सबके बावजूद, लेकिन मैंने आपसे जो कहा कि जन भावनाओं का समाधान करने की भावना और स्थिति का सामान्य होता दिखना, इन दोनों का कारण रहा कि हम लोगों को इसमें थोड़ा सा पुनर्विचार करना पड़ा, और लोगों की भावनाओं को देखते हुए हमने इसमें थोड़ा सा ढील देने का काम अवश्य किया, ये बात मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन किसी भी तरह से कोई कंप्रोमाइज इसको लेकर नहीं है कि सरकार उतनी ही अलर्ट है जितना थी, और पूरी तरह के साथ सभी अधिकारियों को चौकस किया गया है, सारे हमारे बॉर्डर्स को चौकस किया गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा अखबारों के माध्यम से विज्ञापन देकर के ये प्रयास किया गया है कि जो भी व्यक्ति, क्योंकि देखिए अभी डीजी उत्तर प्रदेश भी आपके सामने डॉक्टर निगी बैठाए हुए थे। देखिए केवल सरकार के भरोसे पूरी व्यवस्था को छोड़ना नाकाफी, सहमत हूं सर, और ये बेईमानी भी होगा। मैं सहमत हूं आपकी बात से। जब तक लोगों के जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक जनता स्वयं इसको नहीं समझेगी कि हम एक आदमी न जाने कितने लोगों को मल्टीप्लाई करके हम कोविड की तरफ धकेल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करके जनता को अवेयर किया जाए, ताकि जनता की अवेयरनेस से हम इस जंग को जीत सके। जिस तरह हमने पहली जंग, जो पहला फेज कोरोना का था, निसंदेह इतने बड़े देश में अगर हम लोग जीते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जनता की अवेयरनेस का उसमें मैं समझता हूँ हाथ था। सरकार का प्रयास, सभी सरकारी विभागों का प्रयास, लेकिन जनता की अवेयरनेस सबसे ऊपर थी। क्योंकि मुझे एक वाकया याद है, एक गांव में एक व्यक्ति, उस गांव का पुलिस प्रशासन को झूठ बोल के कि मैं देहरादून से आया हूं, वो अपने गांव पहुंच गया। उस गांव के प्रधान ने तत्काल संबंधित एसडीएम को फ़ोन किया कि ये व्यक्ति जालंधर से आया, ये झूठ बोल के आया कि मैं देहरादून से आया हूं। तो तत्काल एसडीएम ने उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस भेजी कि ताकि उसको आइसोलेट कर दिया जाए क्वारंटाइन सेंटर में। तो प्रधान जी का मुझे फ़ोन आता है कि साहब फ़ोन मैंने एसडीएम को किया था, पर उसके खिलाफ मुकदमा मत करना। मतलब अटैचमेंट था, लेकिन जागरूकता उससे ज्यादा स्थान पर जरूरी है। ठीक है सर। तो ये आज सबसे बड़ी आवश्यकता है जन जागृति का, जन जागरण का, जनता की अवेयरनेस का, इसी से हम इसको जीत सकते हैं। ठीक है, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, 2-3 मिनट और दीजिएगा। मेरे साथ आलोक सिंह भी हमारे साथ हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। आलोक जी, मुझे एक बात बताइए, टेस्टिंग हो रही है, मरीज भी बढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन एक बात तो है सर, लोगों ने लापरवाही तो की है। मास्क लोगों के चेहरे पर नहीं दिखते, लोग लापरवाही कर रहे हैं, सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या हो सकता है आने वाले वक्त में? डॉक्टर साहब आप ही बताइए दर्शकों को। जी, जैसे मैं एक चिकित्सक के रूप में मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जिस काल से मतलब हम मार्च से, पिछले 2020 मार्च से हम लोग ये देख रहे हैं कि कोरोना कैसे बढ़ रहा है, कैसे कम हुआ, फिर ये दोबारा अपने रूप में आ रहा है। जनता में जागरूकता शुरुआत में नहीं थी, बट मिड में जाके करीब करीब लोग सब समझ गए थे कि कोरोना से कैसे बचाव करना है। हर आदमी, जैसे मेरे हॉस्पिटल में सारे के सारे मरीज मास्क लगा के आते थे, सैनिटाइज करते थे, थर्मल स्कैनिंग हुआ करती थी, बट वो प्रोटोकॉल अब ख़त्म हो चुका है। दूसरी चीज़, जो मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन की बात तो अब ख़त्म हो चुकी है, थर्मल स्कैनिंग की बात भी ख़त्म हो चुकी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सोशल डिस्टेंसिंग विद मास्क, अगर ये इस प्रोटोकॉल को हर इंसान फॉलो करे तो कम से कम इस कोरोना को अभी
रोका जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। मेरा एक सवाल यहाँ बैठे माननीय मंत्री जी से है, पॉलिटिशियन से है, कि मेरा एक पर्सनल सवाल ये है आपके चैनल के माध्यम से, कोरोना वहीं क्यों फैलता है जहाँ पे चुनाव नहीं होता है? चुनावी राज्यों में कोरोना क्यों नहीं फैलता है? वहाँ मीडिया का कोई खबर नहीं आती है। बिहार में कभी कोरोना नहीं फैला इलेक्शन के टाइम में, बंगाल में नहीं फैल रहा है, महाराष्ट्र में आज इलेक्शन करा दीजिए, कोरोना ख़त्म हो जाएगा। ये मेरी खुद की सोच है। मैं ये सोचता हूँ कि शायद पब्लिक की अवेयरनेस ज़्यादा है, बट जो बंगाल में मैं लाखों की भीड़ किसी नेता के सामने देख रहा हूँ, क्या वहाँ कोरोना नहीं हो सकता है? वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ नहीं फैल सकता है कोरोना। लेकिन ये इवन आम पब्लिक के साथ साथ हमारे राजनेताओं को भी सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि खुद फॉलो करें। हाँ। संसद में तो मास्क में रहते हैं, बट वहाँ जाके पब्लिकली कोई भी मास्क में नहीं है, खुद भी मास्क में नहीं है, स्टेज पे बैठे लोग भी मास्क में नहीं, क्या वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है? आप जनता को दिखाइए कि कोरोना का क्या है, कैसे हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। चलिए मैं लौट रहा हूं आलोक सिंह साहब आपके पास, और आगे भी आपसे बात करूंगा। जी, मेरे साथ डीएस नेगी साहब भी हैं, उनके पास भी जाना चाहता हूं, लेकिन एक सवाल मैं अविनाश से ले लूं, फिर डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूं। अविनाश, एक बात मुझे बताइए कि जिस तत्परता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया था कोरोना को रोकने के लिए, और पूरी तरह से पिछली बार वो सफल रही, और दुनिया में इस बात को कहा गया कि यूपी सरकार ने बेहतर काम किया, लेकिन एक बार जो फिर से स्थिति बिगड़ रही है, डीएस नेगी साहब से मैं पूछूंगा अभी कि आखिर वो क्या योजना है उनके पास, लेकिन आप ये बताइए कि लापरवाही को लेकर के क्या करे सरकार? सवाल इस बात का है कि सरकार कहती है गाइडलाइन लोग मानते नहीं है। भाई जब तक लोग मानेंगे नहीं तब तक तो कैसे उस पर रोक लगेगी? देखिए अंजित, बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार के पास क्या वो मैकेनिज्म है या नहीं है। तो जब कोविड काल था, और यहीं इसी लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ कि 100 में से मुश्किल से 2 से 4 लोग ऐसे दिखते थे जो बिना मास्क के अपने घर के बाहर निकलते थे। तो ऐसा नहीं है, लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया, लेकिन जब तक उन्हें लगा कि शायद कोरोना है। हालांकि देखिए, लोगों की लापरवाही निश्चित तौर पर है, क्योंकि अब से कुछ हम मार्च से पहले चले जाएं तो फरवरी में हमने देखा कि इसी लखनऊ के जो बड़े बाजार हैं वहाँ पर 90% की जो आबादी होती थी, जो तादाद होती थी, लोग बिना मास्क के घरों से निकलते थे। तो देखिए, सरकार के पास जो पूरा मैकेनिज्म है वो तैयार है। सरकार सख्ती कर सकती है, लोगों के बीच में जन जागरूकता अभियान चला सकती है, और लोगों से अपील कर सकती है कि कोरोना गया नहीं और ये खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन देखिए, लापरवाही दोनों स्तर पर हुई है अंजीत। हम सिर्फ लोगों की लापरवाही को ही नहीं बोल सकते, लापरवाही अलग अलग जिलों के जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके स्तर से भी हुई है, स्वास्थ्य विभाग से भी लापरवाही हुई है। क्योंकि आप खुद समझिए कि अगर हम मार्च से पहले की बात करें तो ऐसे, हालांकि चलिए वो ठीक है कि दहाई तक वो आंकड़ा पहुंच गया था, जब एक दिन में दहाई आंकड़े तक कैसे जाते थे, लेकिन आंकड़े जो थे वो आ रहे थे, जो सक्रिय मामले थे वो आ रहे थे। लेकिन तब ये देखा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता था तो जो प्रक्रिया, जो एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया था उससे पहले कि होम आइसोलेशन की जो प्रक्रिया होती थी, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया होती थी, कंटेनमेंट जोन बनाए जाते थे, वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया। जिला प्रशासन को भी लगा कि ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं, तो अगर इसको हम फॉलो ना भी करें तो स्थिति कंट्रोल में रहेगी। और ये लापरवाही ना सिर्फ लोगों ने की, बल्कि स्वास्थ्य विभाग ने भी की, जिला प्रशासन ने की भी, और पूरे प्रदेश की ये हालत रही। और उसी का नतीजा रहा कि 3 मार्च के बाद की अगर बात करें अंजीत, तो 3 मार्च के बाद अचानक से जो कोरोना के आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़े हैं। मुझे याद है कि तकरीबन 1500 से 1600, डीएस नेगी साहब बेहतर जानते हैं कि वो आंकड़ा पहुंच गया था, लेकिन अब ये आंकड़ा 3000 के पार जा पहुंचा है। आज अकेले उत्तर प्रदेश में 600 से ज्यादा मामले आए, 200 से ज्यादा मामले लखनऊ में आए। तो निश्चित तौर पर देखिए, सरकार अगर सख्ती करे, सरकार लोगों से अपील करे कि कोरोना का जो संक्रमण है खतरा बरकरार है, लोग उसे फॉलो करें कोविड प्रोटोकॉल को। हालांकि उसको लेकर देखिए मुख्यमंत्री लगातार संजीदा हैं, और बार बार ये हिदायत दी जा रही है, तमाम तरह की गाइडलाइन जारी की गई। आज लखनऊ में ही यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं, यहाँ के डीएम, उन्होंने गाइडलाइन जारी की है कि तो गाइडलाइन जारी की जा रही है, लेकिन उसको सख्ती से लागू कराना ज्यादा समझने की जरूरत है। जो डॉक्टर आलोक सिंह ने सवाल उठाया था उसका जवाब सुबोध दुनियाल जी देना चाहते हैं। सुबोध जी आप बोल लीजिए, फिर मैं नेगी जी के पास जाऊंगा। अजीत जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि डीजी जैसे महत्वपूर्ण पद पे माफ करिए, वो डीजी साहब ने सवाल नहीं उठाया था, बातें सुनना। सुबोध दुनियाल डीजी साहब ने सवाल नहीं उठाया था, वो सवाल डॉक्टर आलोक सिंह सीनियर फिजिशियन उन्होंने उठाया था। डीएस नेगी साहब ने सवाल नहीं उठाया था, वो सिर्फ यूपी की बात। कहाँ पे सीनियर फिजिशियन है?
नहीं तो जरा वहीं पर डॉक्टर्स अपनी राय बना लें। मैं तो खैर नॉन मेडिको आदमी हूँ, ये डॉक्टर्स अपनी राय बना दें। इन्होंने जो कहा कि वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव हुआ, फलानी जगह चुनाव हुआ, वहाँ कोरोना क्यों नहीं फैला? तो आप बताइए, जहाँ खुल के लोग अगर मीटिंग कर, लाखों लोग मीटिंग में आ रहे हैं, वहाँ नहीं फैला, तो जहाँ लोग काफ़ी कुछ एहतियात बन रहे हैं वहाँ कैसे फैल रहा है? इसका जवाब तो ये लोग देंगे जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं। इस तरह की बातें करना मतलब बड़ा अजीब मुझे लग रहा है कि एक सरकारी महकमे में कोई आदमी काम कर रहा है और इस तरह की बातें बोले। देखिए, निसंदेह इस बात के लिए कहीं ना कहीं ये जरूर है कि प्रशासन भी हल्का पड़ा। जिस तरह आपने कहा सैनिटाइजेशन बंद हो गया, थर्मल चेकिंग बंद हो गई, जिस तरह से लगातार था, क्योंकि हर आदमी को लगा कि अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पर अभी एक डॉक्टर जो आप, मैं नाम नहीं उनका ध्यान कर पा रहा, जो अभी आपसे बात कर रहे थे, जिन्होंने एक चीज़ कही कि चाहे केसेस कम आ रहे थे, इसका मतलब यह है कि वायरस था। तो और जिस तरह से मल्टीप्लाई होता है, ये तब भी मैं समझता हूँ जब तक पूर्णतः समाप्त न हो जाए तब तक हमको बहुत संवेदनशीलता से काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक आदमी अगर कोविड इन्फेक्टेड हुआ तो 28 लोगों को कर रहा है और उसके बाद मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नज़रअंदाज प्रशासनिक तौर पे भी इसको किया गया। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि हर लोगों को लगा कि अब ये हजारों की संख्या से अब दाही में आ गया, तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को सुकून महसूस हुआ। लेकिन आज जिस तरह इसका सेकेंड फेज प्रारंभ हुआ है, इस पर बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से बढ़ता है, मल्टीप्लाई करता है, उसको देखते हुए बहुत सचेत होने की आवश्यकता है। और आम आदमी को जागरूक होना चाहिए। और मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि मैं मीटिंग से उठ के आया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध दुनियाल जी। डॉक्टर नेगी, मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, देखिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है और शुरुआत में बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गया था। अब सवाल इस बात का, अब क्या योजना है? जो प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही हो रही है उसको कैसे ठीक करेंगे? डीएस नेगी सर। नहीं, देखिए, जैसे ही के नंबर ऑफ केसेस हमारे बढ़ने लगे तो पूरी तरह से हम लोग पूरे अलर्ट मोड में आ गए हैं। पहले भी आपने देखा कि जैसे जब कोविड की शुरुआत हुई, शुरुआत से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसकी कमान संभाली। रोज़ टीम 11 की मीटिंग होती थी और जितने स्टेक होल्डर थे सब उस मीटिंग में आते थे। जो भी निर्देश पारित होते थे उनको पालन किया जाता था। अभी भी उसी तरह से है। नहीं सर, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक के ये बताना चाहता हूं कि आज सड़क पर उतर जाइए, मास्क चेक नहीं किया जाता सर। आज स्थिति ये है कि कोई टोकता भी नहीं कि मास्क लगा लो, नियम ये है, जुर्माना है, लेकिन लगता नहीं है सर। देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ जो है हम लोग सरकार के ऊपर डालते हैं जी। अगर मैं एक आम नागरिक का ये भी कर्तव्य होता है कि अगर उसको अपने परिवार की, अपने देशवासियों या प्रदेशवासियों की ज़िंदगी प्यारी है, उसका भी अपने कोई फ़र्ज़ बनता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है कोविड रिलेटेड बिहेवियर। मैं माफी के साथ आपको भी बीच में जितनी रोकना बार चाहता हूं क्योंकि चाहे समय खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकने कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का।